दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रसायन शास्त्री आकर्ष प्रदेश प्रमुख पहले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि आकर्ष उनके महल के एल्डर मिथुन को खत्म कर सकता है। लेकिन जब आकर्ष ने सामने से इस बात को स्वीकार कर लिया तो शक करने का कोई सवाल ही नहीं बचा था। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे निराश नहीं किया जब सभी को लग रहा था कि प्रदेश प्रमुख गुस्सा करेंगे। उस समय पर प्रदेश प्रमुख ने मुस्कुराकर आकर्ष की प्रशंसा की। यह सुनकर त्रिवेदी परिवार के सारे सदस्य पहले तो हैरान हुए और फिर बुरी तरह से टूट गए। प्रदेश प्रमुख, आप हमारे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे एल्डर मिथुन आपके महल के भी एल्डर थे। उनके शव पर खड़े होकर आप उन्हीं के हत्यारे को इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हैं? पूरा त्रिवेदी परिवार चुप था, लेकिन धनंजय की मां अपने आप को चुप नहीं रख पाई। उसे पता था कि यह उसके पास आखिरी अवसर था। अगर प्रदेश प्रमुख के हाथों आकर्ष बच गया तो फिर उसके बेटे धनंजय का मरना सुनिश्चित था। इधर प्रदेश प्रमुख ने जब धनंजय की मां की बात सुनी तो उनका चेहरा कर्कशता व कठोरता से भर गया। उन्होंने तुरंत कड़क स्वर में कहा, आकर्ष को मैं अच्छे से जानता हूं, और जितना मुझे आकर्ष के बारे में नहीं पता है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे त्रिवेदी परिवार के बारे में पता है। इतना तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लड़ाई की शुरुआत आकर्ष की तरफ से नहीं की गई होगी। तुम्हारा त्रिवेदी परिवार तथ्यों को बदलने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो कि मैं गलत फैसला कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं अभी इस पूरे मामले की जांच करवाता हूं। अगर तुम्हारा त्रिवेदी परिवार एक भी जगह दोषी पाया गया तो पूरे त्रिवेदी परिवार को मृत्युदंड मिलेगा। क्या तुम्हारा परिवार इसके लिए तैयार है? प्रदेश प्रमुख की बातों से साफ दिख रहा था कि वह आकर्ष का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहे थे। पक्ष लेना बनता भी था क्योंकि आकर्ष जितना ताकतवर होने वाला था वह उतनी ही ज्यादा गोलियां लेकर आने वाला था। अगर आकर्ष की जगह कोई और होता तो निश्चित रूप से प्रदेश प्रमुख त्रिवेदी परिवार का भी साथ देते। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ ताकत के पीछे ही भागते थे। अगर ऐसा हुआ होता तो प्रखर के समय वह क्षेत्रपाल गौरव को बचाने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने त्रिवेदी परिवार का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि त्रिवेदी परिवार ने ही पहले आकर्ष को कुछ किया होगा, वरना आकर्ष कभी भी उनके महल के एल्डर को नहीं मारता। इधर जैसे ही त्रिवेदी परिवार ने सुना कि प्रदेश प्रमुख खुद जांच करवाने वाले हैं तो कुल प्रमुख सहित बाकी सारे उच्च अधिकारी डर गए। उन्हें पता था कि गलती धनंजय ने की थी। अगर पूरे मामले की जांच हुई तो दोषी त्रिवेदी परिवार ही पाया जाएगा और उस स्थिति में प्रदेश प्रमुख पूरे त्रिवेदी परिवार को मरवा देंगे। प्रदेश प्रमुख, मेरी पत्नी की बात का बुरा मत माने। वह बस होश में नहीं है। यह बस एक छोटा सा झगड़ा है। हम इसका समाधान खुद निकाल लेंगे, धनंजय के पिता ने प्रदेश प्रमुख से कहा। अच्छी बात है। चलो, कम से कम त्रिवेदी परिवार की डोर तो किसी सही हाथों में है, वरना जिस प्रकार की तुम्हारे परिवार की हरकतें हैं उसके साथ यह परिवार कब का मारा जा चुका होता, प्रदेश प्रमुख ने भावहीन होकर जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा यहाँ पर काम पूरा हो गया हो तो क्या हम वापस महल लौटे? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं थोड़ी देर में आकर आपसे मिलता हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। ठीक है, प्रदेश प्रमुख ने कहा और फिर वहां से गायब हो गए। उनके वहां से जाते ही आकर्ष की नजर एक बार फिर त्रिवेदी परिवार पर आकर केंद्रित हुई। ठीक इसी समय पर त्रिवेदी परिवार का एक एल्डर आगे बढ़ा और उसने धनंजय पर प्रहार कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि धनंजय की मां को भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। जब तक वह कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के सामने उसका बेटा मारा जा चुका था।
धनंजय अपने बेटे को मरा देखकर धनंजय की मां विलाप करने लगी। चुप करो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने इसे सही सीख दी होती तो आज यह ऐसी मौत नहीं मरता। 50 साल का बुढ़ा हो चुका था, लेकिन इसे यह तक समझ नहीं थी कि किससे दुश्मनी करनी चाहिए और किससे नहीं। मैंने ही चाचा जी को आदेश दिया था कि वह धनंजय को मार दे। अगर इसे नहीं मारते तो पूरा परिवार मर जाता। धनंजय के पिता ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर धनंजय की मां से कहा। धनंजय की मां के लिए तो यह सदमा और भी गहरा था। कभी सपने में भी उसने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसका खुद का पति उसके बेटे को मार देगा। यह चोट उसके लिए इतनी गहरी थी कि वह उसी क्षण बेहोश हो गई। अपनी पत्नी की ऐसी अवस्था देखकर धनंजय के पिता अपनी जगह से आगे बढ़े और उन्होंने उसे सहारा दिया। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता ना करें, 1 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला तो इस बार इतनी आसानी से बचने की उम्मीद छोड़ देना, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद वह आशुतोष की तरफ देखने लगा। 1 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि, 3 दिनों का समय है, आकर्ष ने आशुतोष से कहा। महोदय, यह कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे परिवार के पास इतने सारे देवमणि नहीं हैं। हम आपको सिर्फ 10,000 देवमणि दे सकते हैं। आशुतोष ने कीमत कुछ कम करने की कोशिश की। तुम बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहे कि कीमत अपने हिसाब से लगाओ। 2 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि, 3 दिन का समय है। अगर देवमणि नहीं मिले तो मैं खुद आऊंगा, आकर्ष ने कहा और उसके बाद बिना आशुतोष का कोई जवाब सुने वहां से गायब हो गया। यह देखकर आशुतोष खून के आंसू रोने लगा। अगर उसे पता होता कि कीमत कम करवाने पर उसे दुगनी कीमत चुकानी होगी तो वह ऐसी भूल कभी भी नहीं करता। पर अब क्या किया जा सकता था? त्रिवेदी परिवार, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आया था। तुम्हारे परिवार ने मुझे यहाँ पर बुलाया। तुम लोगों की वजह से ही हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो जो 2 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि हमें आकर्ष को देने हैं, उनमें से 1 लाख उच्च श्रेणी के देवमणियों का प्रबंध तुम्हारा त्रिवेदी परिवार करेगा। आशुतोष ने त्रिवेदी परिवार के सारे उच्च अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा और फिर बिना उनका कोई जवाब सुने वहां से गायब हो गया। नव प्रदेश से बहुत दूर अदितिगढ़ में मत्स्य सेना के शिविर से थोड़ी दूरी पर इस समय एक बुजुर्ग अवस्था की महिला आसमान में खड़ी थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी उम्र कई हजार वर्ष रही होगी। गुरुकुल प्रमुख के अनुसार जिसने राजकुमारी व्योमिका को अपवित्र किया, वह व्यक्ति इसी अदितिगढ़ से है। यहाँ की मत्स्य सेना का एक कप्तान उसी दिव्य क्षेत्र में कैद होकर मरा था, लेकिन वह व्यक्ति राजकुमारी के कारण बच गया। अगर वो जिंदा बाहर निकला है तो अभी भी यहीं पर होगा। गुरुकुल प्रमुख का आदेश है कि उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाए। उस बुजुर्ग अवस्था की महिला ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। इधर प्रदेश प्रमुख के महल में प्रदेश प्रमुख अभी भी आकर्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें सभाकक्ष के बाहर से किसी की मौजूदगी महसूस हुई। यह आकर्ष ही था। आओ आकर्ष, बैठो। प्रदेश प्रमुख ने मुख्य सिंहासन के सामने लगे कई सारे सिंहासनों में से एक की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। आकर्ष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सहमति में अपना सिर हिलाया और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया। प्रदेश प्रमुख भी अपनी जगह से खड़े हुए और उसी के पास वाले सिंहासन पर आकर बैठ गए। आकर्ष, तुम्हारी ताकत देखकर मैं हैरान हूं। तुम्हारी मदद तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन इस समय पर मैं असमर्थ हूं, प्रदेश प्रमुख ने एक गंभीर स्वर में कहा। जानता हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। तुम्हें पता है कि मैं किस बात को लेकर चिंतित हूं? आकर्ष के जवाब को सुनकर प्रदेश प्रमुख ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, मैंने आज जो कुछ किया है उसके बाद पूरे प्रदेश में मेरी चर्चाएं होने लगेगी।
भले ही आप प्रदेश प्रमुख हैं, लेकिन आप सभी को नियंत्रण में नहीं रख सकते। बहुत जल्दी यह खबर बाकी के 15 प्रदेशों तक पहुंच जाएगी। ऊर्जा मंत्री गोलियां सबके लिए जरूरी है। प्रत्येक प्रदेश प्रमुख को वह चाहिए, लेकिन उनके और ऊर्जा मंत्र गोलियों के बीच में मैं खड़ा हूं। इसलिए वह मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मंत्रमंडल या फिर महामंत्र मंडल के योद्धाओं को भी भेजा जाए। उस स्थिति में आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं ना? आकर्ष ने कहा। बिल्कुल। अभी 1 साल का समय बाकी है। इतने समय तक तुम्हें सुरक्षित रख पाना किसी के भी लिए संभव नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें राजा विराट के महल में जाने का अवसर मिल जाए तो बात अलग है। पर मुझे डर इस बात का है कि जब तक राजा विराट तक यह खबर पहुंचेगी तब तक बहुत से लोग तुम्हें निशाना बना चुके होंगे। तो हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि तुम समय रहते यह प्रदेश छोड़कर चले जाओ और पहचान बदलकर दूसरी जगह पर घूमो। जैसे ही मुकाबले का समय आएगा, उसी समय तुम राजा विराट के महल में प्रकट होना। एक बार तुम राजा विराट के लोगों की नजरों में आ गए तो बाकी प्रदेश प्रमुख तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुकाबला खत्म होने के बाद भी वह लोग तुमसे कितनी ही नफरत क्यों न करें, राजा विराट के कारण तुम्हारे खिलाफ कोई एक उंगली भी नहीं उठा पाएगा। प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। यहाँ पर आते हुए मैं इसी बारे में सोच रहा था। मैंने तय किया है कि मैं 3 दिन बाद यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आकर्ष ने कहा। 3 दिन बाद? इतनी देरी से क्यों? प्रदेश प्रमुख ने पूछा। वह इसलिए क्योंकि 3 दिन बाद मुझे कुछ देवमणि मिलने वाले हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद उसने विस्तार से प्रदेश प्रमुख को बताया कि जब वह बाजार में था तो क्या कुछ हुआ था। तुमने सही किया। जो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करें उस पर दया दिखाना मात्र मूर्खता के और कुछ नहीं है। त्रिवेदी परिवार को तो मैं जानता हूं। 1 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि इकट्ठा करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन त्रिवेदी परिवार अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर देगा। समस्या तो खत्री परिवार के साथ है। उन्हें 2 लाख देवमणियों का इंतजाम करना होगा, जो लगभग असंभव है। प्रदेश में मौजूद अगर वह अपनी सारी संपत्ति को बेच दे तो भी 2 लाख उच्च श्रेणी के देवमणियों का इंतजाम नहीं होगा, प्रदेश प्रमुख ने कहा। जानता हूं, लेकिन आशुतोष बहुत समझदार है। वो कहीं ना कहीं से 2 लाख उच्च श्रेणी के देवमणियों का इंतजाम कर ही लेगा, आकर्ष ने कहा। इसके बाद उसने कुछ और देर तक प्रदेश प्रमुख के साथ बात की और फिर अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने सबसे पहले अपनी जादुई अंगूठी में से कुछ सामान निकाला। सबसे पहला सामान था एक ज्वाला हांडी। यह ज्वाला हांडी उस रसायन शास्त्री की थी जो त्रिवेदी परिवार से था। उसे खत्म करने के बाद आकर्ष ने उसकी जादुई अंगूठी अपने पास रख ली थी। उसकी जादुई अंगूठी में बहुत सारी गोलियों के निर्माण विधि भी थी। इन्हीं में से एक निर्माण विधि थी रक्त चक्रिका गोली की। यह वही गोली थी जिसका सेवन करके आकर्ष ने एक साथ अपने ऊर्जा स्तर में 2 स्तरों की वृद्धि की थी। अब समझ में आया कि क्यों इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। न सिर्फ इसको बनाना मुश्किल है, बल्कि इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वह भी आसानी से नहीं मिलती है, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपनी ज्वाला को प्रकट किया और उसको ध्यान से देखने लगा। अभी तक उसे यह भी नहीं पता था कि यह ज्वाला हथियारों को बनाने के काम आती थी या फिर गोलियों को बनाने के। ज्वाला अभी भी पहले के जितनी ही थी। उसमें कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ज्वाला को ध्यान से देखने के बाद उसने जादुई अंगूठी में से एक एक करके समूह निकालने शुरू किया। सबसे पहले तो उसने यह समझने की कोशिश की कि उसके हाथ में मौजूद ज्वाला का ताप कितना है और उन औषधियों को द्रव बनाने के लिए कितना ताप जरूरी होगा। पहले समूह की सारी औषधियां तो पलक झपकते ही जलकर राख हो गई। उसने दूसरे समूह की औषधियां निकाली और फिर से उन्हें ताप देने लगा। यह प्रक्रिया काफी देर तक चली।
देखते ही देखते 13 से 14 समूह राख बन गए। जब 15वें समूह की बारी आई तब जाकर आकर्ष को सही ताप समझ में आया। अब की बार जब उसने औषधियों को ताप दिया तो औषधियां तुरंत नहीं जली, बल्कि धीरे धीरे द्रव में बदलने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआती प्रक्रिया थी। आगे अब इस द्रव से गोली का निर्माण भी करना था। आगे उस द्रव को गोली बनाने की प्रक्रिया और भी लंबी थी। इसमें 24 घंटे के लगभग समय लग गया। इतना समय प्रदेश में आकर्ष की खबर फैलने के लिए पर्याप्त था। हर जगह पर इस समय सिर्फ आकर्ष के बारे में ही चर्चा हो रही थी। इनकी शुरुआत तो इस बात से हुई थी कि आकर्ष ने त्रिवेदी परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक एल्डर मिथुन को मार दिया है। पर बहुत जल्द यह चर्चा परिवारों पर से हटकर 16 प्रदेशों के मुकाबले की तरफ केंद्रित हो गई। अब हर प्रदेश में जासूस तो होते ही थे। जब उनके कानों में यह खबर पहुंची तो वह लोग तुरंत अपने अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गए। इसके लगभग 12 से 13 घंटे बाद आसपास के सभी 15 प्रदेशों में यह खबर पहुंच चुकी थी कि नव प्रदेश में एक नया योद्धा आया है जिसकी ताकत मंत्रमंडल के करीब है। बाकी प्रदेश प्रमुखों के लिए यह चिंता का विषय बन चुका था। सभी ने अपनी अपनी तरफ से आकर्ष को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस समय पर आकर्ष को कोई भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसको लेकर कितनी ज्यादा बातें हो रही है। उसका पूरा ध्यान तो इस समय गोलियों को बनाने पर था। काफी लंबे समय बाद वो ज्वाला का इस्तेमाल करके गोली बनाने की कोशिश कर रहा था। अभ्यास छूटने के कारण उसे काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब तक 2 दिन का समय पूरा हुआ उसने आखिरकार गोलियों के पहले समूह को बनाने में सफलता हासिल कर ली। अभी मैं इसका सिर्फ छोटा सा अंश इस्तेमाल कर पा रहा हूं, लेकिन इसी के साथ मैंने निम्न श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर दिया। अगर पूरी देव ज्वाला को इस्तेमाल करूं तब तो मैं मध्य श्रेणी की गोलियों का निर्माण भी कर पाऊंगा। लेकिन पता नहीं इस ज्वाला के साथ क्या समस्या है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। गोली बनाने की उसे खुशी तो थी, लेकिन मन में थोड़ी निराशा भी थी क्योंकि वह पूरी ज्वाला को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इस समय उसे यह बात पता नहीं थी कि पूरी ज्वाला का इस्तेमाल वह इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके आत्ममंडल में मौजूद पिरामिड पूरी ज्वाला को सक्रिय होने से रोक रहा है। उस ज्वाला का ताप इतना ज्यादा था कि अगर आकर्ष पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर लेता तो उसका शरीर उसी क्षण जलकर नष्ट हो जाता। उसके शरीर को बचाने के लिए ही पिरामिड ज्वाला को रोक रहा था। वैसे यह समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। इसके लिए आकर्ष को बस मंत्रमंडल में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। उसके बाद उसका शरीर इतना मजबूत हो जाने वाला था कि दूसरे स्तर की दिव्य ज्वाला को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता था। 2 दिन तो मैंने यहीं पर बिता दिए। समय पूरा हो उससे पहले मुझे एक बार जाकर चिराग एल्डर उद्धव और प्रदेश प्रमुख से मिल लेना चाहिए, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। इसी सोच के साथ वह अपने कमरे से बाहर निकला और पास में बने एक दूसरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यह वह कमरा था जहां पर इस समय चिराग साधना कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक पाकर चिराग अपनी साधना से उठा और दरवाजा खोला। चिराग आकर्ष कुछ कहने वाला ही था, उससे पहले चिराग ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, यह क्या चल रहा है आकर्ष? तुमने त्रिवेदी परिवार के 3 शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला। जानते हो पूरे शहर में इस समय तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही है। बहुत जल्द बाकी के 15 प्रदेश भी तुम्हें लेकर कठोर फैसला करेंगे। कुछ सोचा है कि उन सब से कैसे बचोगे? चिराग की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसी बारे में तुमसे बात करने आया था। मैं यहां से जा रहा हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। तुम जा रहे हो? कहां पर? और अगर तुम चले गए तो मुकाबले का क्या होगा? चिराग ने एक साथ कई सारे सवाल कर लिए। कहां जा रहा हूं यह तो अभी मुझे भी नहीं पता।
लेकिन 1 साल का समय पूरा होने से पहले मैं राजा विराट के महल में आ जाऊंगा। मेरे कमरे को अब तुम रख सकते हो। हमारी अगली मुलाकात अब वहीं पर होगी, आकर्ष ने कहा। यह सुनकर चिराग कुछ देर के लिए चुप हो गया। यह तो उसे भी पता था कि अगर सभी प्रदेश प्रमुखों से बचना था तो एकमात्र रास्ता यही था कि आकर्ष खुद कहीं गायब हो जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कोशिश करना कि 1 साल का समय पूरा होने से पहले किसी बेकार की परेशानी में ना पड़ो, चिराग ने कहा। जानबूझकर मैं किसी भी समस्या में नहीं पड़ता। लोग खुद मेरे लिए समस्या पैदा करते हैं तो मैं क्या करूं? पर फिर भी मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। तुम भी अपना ध्यान रखना। राजा विराट के महल में मिलते हैं, आकर्ष ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर वहां से गायब हो गया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, तो वो यहाँ वहां की बातें करके अपने उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। चिराग से मिलने के बाद आकर्ष सीधा एल्डर उद्धव से मिलने गया। तो तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि जाने से पहले मुझे भूल जाओगे, एल्डर उद्धव ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उनके बोलने के तरीके से इतना तो स्पष्ट हो गया था कि उन्हें पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि आकर्ष जाने वाला है। कैसी बातें कर रहे हैं एल्डर उद्धव? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने मददगारों को भूल जाऊं। आपने मेरी बहुत मदद की है। जाने से पहले आपसे मिलना तो जरूरी था, पर आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको पहले से ही इस बारे में जानकारी थी कि मैं यहां से जाने वाला हूं, आकर्ष ने कहा। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैं प्रदेश प्रमुख से मिलने गया था तो उन्होंने ही बताया था कि तुम जा रहे हो। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। बस यह एक चीज है जो शायद तुम्हारे काम आ जाए, एल्डर उद्धव ने कहा और फिर एक छोटा सा बक्सा आकर्ष को दे दिया। आकर्ष ने जैसे ही बक्से को खोला तो उसे औषधि की तेज सुगंध महसूस हुई। बक्से के भीतर एक छोटी सी पीले रंग की गोली रखी हुई थी। यह कौन सी गोली है? आकर्ष ने पूछा। इस गोली का नाम स्वर्णमूल है, एल्डर उद्धव ने जवाब दिया। स्वर्णमूल गोली? एल्डर उद्धव का जवाब सुनकर आकर्ष की आंखों में एक पल के लिए गंभीरता आ गई। स्वर्णमूल गोली? वैसे तो यह एक निम्न स्तर की गोली थी, लेकिन इसका प्रभाव निम्न स्तर की गोलियों में सबसे तेज था। अगर कोई भी ज्योतिर्बीज मंडल का योद्धा इस गोली का सेवन करता तो तुरंत उसके ऊर्जा स्तर में एक स्तर की वृद्धि का होना निश्चित था। लेकिन इसकी एक कमी भी थी। इस गोली को कोई भी योद्धा अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार ले सकता था। इसके अलावा यह सिर्फ ज्योतिर्बीज मंडल के पहले स्तर से छठे स्तर के योद्धाओं के ऊर्जा स्तर पर ही असर दिखाई थी। 7वें स्तर के योद्धाओं पर इसका असर ज्यादा नहीं दिखता था। आपने यह गोली मुझे क्यों दी? आकर्ष ने सवाल किया। मेरे पास ऐसी 3 गोलियां थी। बहुत समय पहले एक का सेवन मैंने कर लिया था। कुछ समय पहले ही दूसरी गोली मैंने अपने बेटे को दी थी, जो हमारे परिवार का कुल प्रमुख है। आखिरी गोली बच गई थी तो मैंने सोचा यह तुम्हारे काम आ जाएगी, एल्डर उद्धव ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव यह बता रहे थे कि उन्हें कुछ कहना है। अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, आकर्ष ने पूछा। सच कहूं तो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, आकर्ष। मैं जानता हूं मैं अपनी सीमा के बाहर का कुछ मांग रहा हूं, पर मुझे भी एक ऊर्जा मंत्र गोली की आवश्यकता है। 16 प्रदेशों के मुकाबले में जब तुम जीतोगे तो पूरी संभावना है कि तुम्हें 3 गोलियां मिले। जितना मैं प्रदेश प्रमुख को जानता हूं तो 2 गोलियां वो अपने पास रखेंगे और एक गोली वह एल्डर आशुतोष को देंगे, जो उनके महल के अभी के समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा है। एल्डर प्रखर के मरने के बाद अब वह चाहते हैं कि आशुतोष मंत्रमंडल के योद्धा बने। मैं प्रदेश प्रमुख से इस प्रकार की गोली नहीं मांग सकता, इसलिए सिर्फ तुमसे मदद मांग सकता हूं कि तुम मेरे लिए यह गोली हासिल करो, एल्डर उद्धव ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात? आप चिंता ना करें, आपके लिए मैं एक गोली अवश्य हासिल करूंगा,
आकर्ष ने एल्डर उद्धव को आश्वासन देते हुए कहा। इसके बाद कुछ देर तक तो उसने उनके साथ बातें की और फिर त्रिवेदी परिवार के महल में चला गया। वहां से उसने देवमणि हासिल किए। वहीं पर एल्डर आशुतोष की तरफ से भी देवमणि भेज दिए गए थे। सारे देवमणि लेने के बाद आकर्ष वहां से निकल गया। इसके बाद वह सभी की नजरों से गायब हो चुका था। लेकिन जिस समय आकर्ष नव प्रदेश से निकला था, उसी समय पर कोई और नव प्रदेश में आया था। यह एक बुजुर्ग अवस्था की महिला थी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। महिला जो मुझे मारना चाहती है, सफेद रंग के कपड़े पहनी बुजुर्ग अवस्था की यह महिला जो आकर्ष के जाने के तुरंत बाद शहर में आई थी। यह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो अदितिगढ़ में भी आकर्ष को ढूंढने गई थी, क्योंकि उसे आकर्ष को मारना था। वहां पर जाने के बाद महिला को पता चला था कि आकर्ष यहाँ नव प्रदेश में आया हुआ है, इसलिए वह आकर्ष को ढूंढने यहाँ पर आई। लेकिन यहाँ उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसे पता चला था कि आकर्ष काफी प्रतिभाशाली है। वह इतना ज्यादा चालाक है कि अगर उसे हल्की सी भी भनक लगी कि वह महिला उसे ढूंढ रही है, तो वह अपने आप को इस तरह से छुपा लेगा कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। महिला के मन में यह सब विचार इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि वह आकर्ष की ताकत जानती थी। महिला शहर में घूमकर पता लगाने लगी कि पिछले 1 से 1.5 साल में आकर्ष ने यहाँ पर क्या किया था। इसी सब में 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद महिला सीधी प्रदेश प्रमुख के महल में आई और प्रदेश प्रमुख को आवाज लगाई। एक अनजान इंसान की आवाज सुनकर प्रदेश प्रमुख को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके महल में इस इंसान की मौजूदगी उन्हें महसूस नहीं हुई थी। प्रदेश प्रमुख के चेहरे का रंग बदलने लगा। मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी, इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि सामने वाला इंसान ताकत के मामले में उनसे बहुत आगे था। जरूर यह महामंत्र मंडल की योद्धा होगी, प्रदेश प्रमुख ने मन ही मन अपने आप से कहा। थोड़ी देर के बाद प्रदेश प्रमुख अपने महल से बाहर आए और ऊपर आसमान में आकर उस महिला के ठीक सामने खड़े हो गए। तो तुम हो नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख? महिला ने गंभीर स्वर में पूछा। क्षमा करें वरिष्ठ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रदेश प्रमुख ने पहले प्रणाम किया और फिर महिला से उसका परिचय पूछा। पहचानने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर आकर्ष से मिलने आई हूँ। वह कहाँ है? महिला ने सवाल किया। आकर्ष से मिलने? यह सवाल सुनकर प्रदेश प्रमुख के हृदय की गति एकदम से तेज हो गई। उनके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि कहीं यह महिला बाकी के 15 प्रदेशों में से किसी एक प्रदेश प्रमुख के लिए तो काम नहीं कर रही। वरिष्ठ, क्या आप बता सकती हैं कि आकर्ष से आप क्यों मिलना चाहती है? प्रदेश प्रमुख ने सवाल किया। बैंग। लेकिन जैसे ही उनका सवाल पूरा हुआ, ऊर्जा का एक तेज दबाव सीधा उनके शरीर पर लगा, जिस कारण वह कई कदम तक पीछे चले गए और उन्हें खून की उल्टी होने लगी। वह सवाल मत पूछो जिसका जवाब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। बस उतना जवाब दो जितना मैं पूछ रही हूँ। आकर्ष कहाँ पर है? महिला ने इस बार कर्कश आवाज में सवाल किया। प्रदेश प्रमुख उसकी ताकत देखकर पहले ही डर चुके थे। प्रहार होने के बाद उस महिला को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वरिष्ठ, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। आकर्ष तो 3 दिन पहले ही यहां से जा चुका है, प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। 3 दिन पहले? इस बात का क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? महिला ने गंभीर स्वर में पूछा। झूठ बोलने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं है, प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। ऐसा क्या? तो राजा विराट के महल से मिलने वाले इनाम का क्या? मैंने आकर्ष के बारे में सुना है। उसकी ताकत इतनी है कि वह मंत्रमंडल के नीचे के सभी योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। ऐसा योद्धा अगर तुम्हारे प्रदेश की तरफ से लड़ता तो तुम्हारे प्रदेश को पहला स्थान हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। ऐसे प्रतिभाशाली इंसान को तुम ऐसे तो नहीं जाने दोगे। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? महिला ने सवाल किया। आपका कहना सही है।
लेकिन मैं आकर्ष को नहीं रोक सकता था। 5 दिन पहले कुछ हुआ था जिसके कारण आकर्ष का यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं था, प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने विस्तार से बताया कि 5 दिन पहले आकर्ष ने किस तरह अपनी ताकत प्रदर्शित की थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में उसकी चर्चाएं होने लगी थी। तो तुम कह रहे हो कि आकर्ष यह प्रदेश सिर्फ इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि उसे डर था कि बाकी के प्रदेश प्रमुख उसे निशाना बनाएंगे। कहानी अच्छी है पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, महिला ने कहा। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? यह बात सच है कि आकर्ष को मैं रोक सकता था, लेकिन अगर मैं उसे रोक लेता तो वह मेरा ही दुश्मन बन जाता। मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता और बाकी प्रदेश प्रमुख भी उसे निशाना बनाते। लेकिन मैंने उसे जाने दिया तो अब वह मुझे अपना दुश्मन नहीं मानेगा। उसकी प्रतिभा के साथ पूरी संभावना है कि आगे भविष्य में वह इतना शक्तिशाली बन जाए कि मंत्रमंडल के योद्धाओं को भी आसानी से खत्म कर पाए। तब उसके लिए ऊर्जा मंत्र गोलियां हासिल करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 3 गोलियों के लिए मैं आकर्ष जैसे योद्धा को दुश्मन क्यों बनाऊं? प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। ऐसा जवाब उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए तैयार करके रखा था। जब महिला ने यह जवाब सुना तो उसे शक करने के लिए कुछ आधार नहीं मिला। चलो ठीक है, हो सकता है कि वह प्रदेश छोड़कर चला गया हो, पर मुकाबला के क्या उसने बताया कि वह मुकाबले में भाग लेगा या नहीं? महिला ने नया सवाल किया। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने उससे सवाल किया था, लेकिन उसने कहा कि अगर वह मुकाबले में भाग लेगा तो बाकी प्रदेश प्रमुख उसे निशाना बना लेंगे। पहले तो शायद मुकाबले के कारण राजा विराट उसे कुछ ना करें, लेकिन एक बार मुकाबला खत्म होने के बाद वो बाकी प्रदेश प्रमुखों का ही समर्थन करेंगे। इसलिए उसने कहा कि वह मुकाबले में भाग नहीं लेगा, प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। यह सुनकर महिला चुप हो गई। साफ था कि अब शक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह कहाँ गया है? महिला ने अपना आखिरी सवाल किया। इस बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मैंने पूछा था तो उसने यह बताया था कि उसका कोई भी निश्चित ठिकाना नहीं है। वह वहीं पर जाएगा जहां पर उसका रास्ता उसे लेकर जाएगा। अगर आप उसे ढूंढना ही चाहती है तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। उसे यहां से गए हुए 3 दिन हुए हैं। अगर आप ढूंढे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, प्रदेश प्रमुख ने जवाब दिया। वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे कि महिला को आकर्ष के बारे में कोई भी जानकारी हासिल ना हो और उनके शब्दों पर भी विश्वास हो जाए। कुछ देर तक तो महिला ने कोई सवाल नहीं किया, पर फिर अचानक से उसके चेहरे के भाव कर्कश होने लगे। उसने कर्कश आवाज में ही प्रदेश प्रमुख की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बात पर विश्वास करके अभी तो मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आज तुमने जो कुछ भी कहा है वह झूठ है तो मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर महिला उस स्थान से तुरंत गायब हो गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रदेश प्रमुख भी देख नहीं पाए थे कि वह किस दिशा में गई है। जब प्रदेश प्रमुख को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महिला वहां से बहुत दूर जा चुकी है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत उन्होंने अभी भी नहीं की थी। यह महिला आखिर थी कौन? आकर्ष से इसका क्या रिश्ता है? उसकी बातों से तो लग रहा था कि वह आकर्ष को मारना चाहती है। लेकिन इतनी शक्तिशाली महिला आकर्ष की दुश्मन कैसे बनी? शायद ऐसा हो सकता है कि आकर्ष की पहचान बाकी सभी से छुपी हो सकता है वह किसी गुप्त ताकत का वारिस हो और जो महिला अभी आई थी वह उस ताकत की विरोधी ताकत से संबंधित हो, प्रदेश प्रमुख ने मन ही मन अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। एक बार के लिए भी उनके मन में यह विचार नहीं आया था कि आकर्ष 2.5 साल पहले देवतल में आया होगा। विचार आता भी कैसे? अगर सच में ऐसा होता तो फिर यह कैसे संभव होता कि वह शक्तिशाली महिला आकर्ष की दुश्मन हो?
क्योंकि जितनी जानकारी प्रदेश प्रमुख के पास थी उसके अनुसार वह महिला महामंत्र मंडल या फिर उसके आगे के किसी मंडल की योद्धा हो सकती थी, और इतनी शक्तिशाली महिला नवलोक साम्राज्य में तो नहीं हो सकती थी। यानी कि यह महिला किसी दूसरे ही साम्राज्य से ही आई। इस समय पर आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके प्रदेश से निकलने के तुरंत बाद कोई महिला उसको ढूंढते हुए वहां पर आई होगी। वह तो नव प्रदेश की सीमा पार करके अपनी नई मंजिल की तलाश में आगे बढ़ चुका था। ताकत बढ़ाने के लिए अनुभव हासिल करना जरूरी था, और यह अनुभव उसे बाहर घूमकर ही मिलने वाला था। वह सोच ही रहा था कि अब उसे कौन सी जगह पर जाना चाहिए कि तभी उसे एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश एक टोकन के द्वारा हासिल हुआ था। क्षेत्रपाल महोदय का संदेश। वह मुझे संदेश क्यों भेज रहे हैं? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। पता करने के लिए उसने अपनी ऊर्जा टोकन में प्रवाहित की। आकर्ष डॉट अगर तुम यह डॉट मैंने उसे डॉट वह महिला डॉट खत्म कर सकती है डॉट जान को खतरा है डॉट वह इस समय डॉट 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 आकर्ष को एक बिखरा हुआ संदेश सुनाई देने लगा। क्षेत्रपाल महोदय, इस प्रकार का संदेश तो मुझे नहीं भेज सकते। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आकर्ष ने गंभीर स्वर में अपने आप से पूछा। तुरंत उसने अपना रास्ता बदला और अदितिगढ़ के लिए रवाना हो गया। उसे यह तो पता नहीं था कि क्षेत्रपाल महोदय के साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन वह उन्हें खतरे में नहीं देख सकता था। अपनी तेज रफ्तार के साथ उसे क्षेत्रपाल महोदय के महल में पहुंचने में मुश्किल से 3 से 4 दिन का समय लगा। कौन है? जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, क्षेत्रपाल महोदय ने गंभीर स्वर में सवाल किया। पता करने के लिए वह खुद महल से बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने आकर्ष को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक पड़े। तुम जिंदा हो? उन्होंने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। जिंदा हूं? इसका क्या मतलब? मुझे क्या होगा? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में सवाल पूछा। मेरा मतलब वह महिला डॉट क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं किया? क्षेत्रपाल महोदय ने पूछा। कौन सी महिला? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? आकर्ष ने पूछा। माफ करना आकर्ष, लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी है। एकदम से क्षेत्रपाल महोदय की आंखों में पछतावे का भाव आ गया और उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। कैसी गड़बड़? आकर्ष ने पूछा। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग अवस्था की महिला हमारे महल में आई थी। वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे यह तो नहीं पता कि उसे तुमसे क्या चाहिए था, लेकिन जब जब वह तुम्हारा नाम ले रही थी, उसकी आंखों में कत्ल का भाव साफ दिख रहा था। मैंने कोशिश की कि उसे तुम्हारा पता न बताऊं, लेकिन उसने देवभुजंग सेना को मार डाला। आखिर में मजबूर होकर मुझे तुम्हारा पता बताना पड़ा, लेकिन मुझे चिंता भी थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने तुम्हें संदेश भेजा। क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। एक महिला मुझे मारना चाहती थी। क्या उसने बताया कि वह कौन है और कहां से आई है? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रखर का कोई साथी हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो? क्षेत्रपाल महोदय ने सवाल किया। इसकी संभावना बहुत कम है। प्रखर का कोई भी साथी इतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना आप बता रहे हैं। उसके हिसाब से उस महिला की ताकत बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है बाकी के प्रदेश प्रमुखों ने इसे भेजा हो, पर इसकी संभावना तो नहीं है। इतना ताकतवर योद्धा उनके लिए काम क्यों करेगा? आकर्ष ने क्षेत्रपाल महोदय के सवाल का जवाब दिया, पर साथ में खुद से भी बातें करने लगा। कुछ देर तक तो दोनों इस पर विचार विमर्श करते रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद भी दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो दोनों ने विषय बदल दिया। आकर्ष ने उन्हें बताया कि वह प्रदेश छोड़कर जा रहा है। साथ में उसने एक जादुई अंगूठी भी क्षेत्रपाल महोदय को दी। इस जादुई अंगूठी में कई सारे उच्च श्रेणी के देवमणि और आत्मशुद्धि गोलियां थी। यह उसने क्षेत्रपाल महोदय को सिर्फ इसलिए दी क्योंकि क्षेत्रपाल महोदय ने उसे उस ज्वाला का पता बताया था।
क्षेत्रपाल महोदय ने उस जादुई अंगूठी को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने आकर्ष को धोखा दिया था और अब वह इस मदद के योग्य नहीं थे। लेकिन आकर्ष भी दिया हुआ उपहार वापस नहीं लेने वाला था। देखिए, मैं यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे वापस आने का समय कब मिलेगा, इसलिए इसको स्वीकार कर लीजिए, आकर्ष ने अपने शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद आकर्ष ने क्षेत्रपाल महोदय को बोलने का भी अवसर नहीं दिया और वहां से गायब हो गया। क्षेत्रपाल महोदय का मुंह तो खुला, पर इससे पहले कि वह कुछ कहते, आकर्ष वहां से बहुत दूर निकल चुका था। ऐसा नहीं था कि वहां पर रुककर आकर्ष का ज्यादा समय बर्बाद हो जाता। वहां से इतनी जल्दी में निकलने का एकमात्र कारण बस इतना सा था कि आकर्ष को अंदाजा लग गया था कि वह बुजुर्ग अवस्था की महिला कौन हो सकती है जो उसे मारना चाहती है। पहले उसे लगा था कि शायद वह दक्ष के आदेश पर उसे मारने आई होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद आया कि दिव्यतल जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। ऐसे में दक्ष की तरफ से किसी योद्धा का यहाँ पर आना तो असंभव था, और अगर मान ले कि कोई तरीका होगा जिससे दक्ष ने यहाँ के किसी योद्धा से संपर्क कर लिया होगा, तो भी यह कैसे हो सकता था कि उस महिला को यह पता चल जाए कि आकर्ष अदितिगढ़ में था। ऐसे में सिर्फ एक ही संभावना बच रही थी, आकर्ष ने खुद ही किसी शक्तिशाली योद्धा को दुश्मन बनाया होगा। जितना आकर्ष को याद था, तो यहाँ पर आने के बाद उसका सामना अभी तक जिस सबसे शक्तिशाली योद्धा से हुआ था, वह वो महिला थी जो उसे उस दिव्य क्षेत्र में मिली थी। पूरी संभावना थी कि यह बुजुर्ग अवस्था की महिला उसी महिला से संबंधित हो। लेकिन एक बात आकर्ष को समझ में नहीं आ रही थी कि उस समय तो उस महिला ने उसे छोड़ दिया था, तो फिर अब अचानक से क्या हुआ कि उस महिला की तरफ से कोई उसे मारने आया था। आकर्ष को इतना तो पता था कि वह महिला अपनी पवित्रता को कुछ ज्यादा ही महत्व देती थी। ऐसे में एक सवाल यह भी था कि अगर वह वाकई आकर्ष को मारना चाहती थी तो वह खुद क्यों नहीं आई, किसी और को क्यों भेजा। इन सारे सवालों के जवाब तो उस महिला से मिलने के बाद ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मुझे मारने का इरादा उसका ना हो, एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। उसकी पहले से 3 पत्नियां थी, जिस कारण से वह किसी और महिला के करीब नहीं जाना चाहता था। लेकिन दिव्य क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो इस नई महिला को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। समय ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी और बहुत जल्द 1 साल बीत गया। आखिरकार वह समय आ चुका था जब 16 प्रदेश एक साथ नवलोक साम्राज्य की राजधानी राजनगर में मुकाबला करने वाले थे। यह राजनगर शहर राजा विराट का घर था, यहीं पर उनका महल था। इस समय दूर दूर से बड़े बड़े समूहों में मेहमान यहाँ पर आ रहे थे। शहर में प्रवेश करने के 4 द्वार थे और महल के भी 4 द्वार थे। पूर्व द्वार से इस समय एक समूह अंदर आ रहा था जिसमें कुल 30 से 32 लोग थे। इनमें से 29 तो जवान अवस्था के आदमी थे, एक मध्य अवस्था का आदमी था और 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी थे। आपका यहाँ पर स्वागत है, प्रदेश प्रमुख उदय सिंह। समूह के भीतर आते ही एक आवाज ने उनका स्वागत किया। इस समय अगर आकर्ष यहाँ पर होता तो वह इन लोगों को देखते ही पहचान लेता। यह लोग कोई और नहीं बल्कि नव प्रदेश के सदस्य थे जो यहाँ पर मुकाबले के लिए आए थे। इनमें 29 योद्धा तो मुकाबला करने आए थे। अगर आकर्ष इनमें शामिल होता तो यह पूरे 30 लोग हो जाते। इनके साथ आए थे प्रदेश प्रमुख उदय सिंह, माध्यमिक एल्डर उद्धव और एल्डर आशुतोष जो खत्री परिवार से थे। धन्यवाद प्रदेश प्रमुख महेंद्र, प्रदेश प्रमुख उदय सिंह ने जवाब दिया। इस समय उनके सामने एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था और उनके साथ भी 30 से 32 लोग थे। इस मध्य अवस्था के आदमी का नाम था महेंद्र। यह राजा विराट के अधीन 16 प्रदेशों में से एक प्रदेश गंजगिरी प्रदेश का प्रदेश प्रमुख था। प्रदेश प्रमुख उदय सिंह के जवाब पर प्रदेश प्रमुख महेंद्र ने मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी।
इसके बाद उसकी नजर प्रदेश प्रमुख उदय सिंह के साथ आए बाकी लोगों पर पड़ी, विशेषकर उन योद्धाओं पर जो मुकाबला करने आए थे। यह क्या प्रदेश प्रमुख उदय सिंह? आपके समूह में सिर्फ 29 लोग ही हैं? लेकिन बात तो 30 की हुई थी। क्या आप 29 योद्धाओं के साथ ही मुकाबला करने वाले हैं? प्रदेश प्रमुख महेंद्र ने इस मुस्कुराहट को कायम रखते हुए सवाल किया। हमारा एक योद्धा बाहर अभ्यास के लिए गया हुआ है, समय आने पर वह आ जाएगा, प्रदेश प्रमुख उदय सिंह ने जवाब दिया। बाहर अभ्यास के लिए गया है? इस समय पर? कहीं आपका मतलब आकर्ष से तो नहीं है? प्रदेश प्रमुख महेंद्र ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश प्रमुख उदय सिंह पहले ही भांप चुके थे कि प्रदेश प्रमुख महेंद्र यह सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बात बदलते हुए कहा, अभी हम शहर में आए हैं, पहले हमें रहने की थोड़ी व्यवस्था करने दीजिए, बाकी कुछ जरूरी काम भी पूरे करने हैं। इन सब बातों के लिए तो समय ही समय है। इतना कहकर प्रदेश प्रमुख उदय सिंह ने अपने सभी साथियों को चलने का इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गए। उन्हें वहां से जाते देख प्रदेश प्रमुख महेंद्र के पीछे खड़े एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने धीमी आवाज में कहा। आकर्ष का नाम लेते ही इन्होंने निकलने की कोशिश की। शायद आप सही हैं, आखिरी योद्धा आकर्ष ही है। जानता हूं, 1 साल पहले जब उसके बारे में हमें पता चला था तो मैंने बाकी के 14 प्रदेश प्रमुखों के साथ मिलकर एक महामंत्र मंडल के योद्धा को आकर्ष को मारने का काम सौंपा था। पर इससे पहले कि वह यह काम पूरा कर पाता, आकर्ष नव प्रदेश छोड़कर जा चुका था। हमने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, प्रदेश प्रमुख महेंद्र ने जवाब दिया। राजनगर शहर में 16 प्रदेशों का यह मुकाबला 3 दिन बाद होने वाला था। यह इस पूरे साम्राज्य का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला था, इस कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसको देखने आ रहे थे। पूरा राजनगर शहर लोगों से भरा हुआ था। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक सराय में एक शांत कमरा था जिसमें सफेद वस्त्र पहनी एक महिला बैठी हुई थी। यह बुजुर्ग अवस्था की महिला थी। उसके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्का डर नजर आ रहा था। तो तुम कह रहे हो कि उदय सिंह सिर्फ 29 योद्धाओं के साथ आया है? उस महिला ने मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। यह मध्य अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि गंजगिरी प्रदेश का प्रदेश प्रमुख महेंद्र था। जी वरिष्ठ, उदय सिंह सिर्फ 29 योद्धाओं के साथ आया है। मैंने आकर्ष के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बाहर अभ्यास करने गया हुआ है, महेंद्र ने जवाब दिया। और मुकाबले को लेकर उसने क्या कहा? उस महिला ने पूछा। उसने कहा कि आकर्ष सही समय पर आ जाएगा, पर उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद उलझन में हो। शायद वह खुद भी नहीं जानता है कि आकर्ष कब आएगा, महेंद्र ने जवाब दिया। उदय सिंह से मुझे यही उम्मीद थी। इतनी आसानी से तो वह ऊर्जा मंत्र गोलियों का लालच नहीं त्याग सकता। आकर्ष जरूर आएगा। अगर उसे पकड़ना है तो मुझे बिना किसी को पता चले सबसे छुपकर अंदर जाना होगा। राजा विराट को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अंदर जाने की पूरी व्यवस्था तुम करोगे। अगर आकर्ष पकड़ा गया तो तुम्हें भी इसका इनाम जरूर मिलेगा, उस महिला ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। मेरी तरफ से आपको शिकायत का एक भी अवसर नहीं मिलेगा, प्रदेश प्रमुख महेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके वहां से जाते ही महिला की आंखें कत्ल के भाव से भर गई। यह वही महिला थी जो आकर्ष को मारने के लिए उदय सिंह के पास भी गई थी। उदय सिंह से मिलने के बाद उसने आकर्ष को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसे आकर्ष से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला था। आखिर में उसने यहां पर आने का फैसला किया। अब बस यही एक जगह थी जहां पर आकर्ष के होने की संभावना थी। वैसे तो महिला को अभी भी पता नहीं था कि आकर्ष वाकई यहां पर आएगा या नहीं, लेकिन अगर एक हल्की सी भी संभावना थी तो महिला उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी।
वह जानती थी कि अगर इस बार आकर्ष उसके चंगुल से बच गया तो फिर वह कभी भी उसे पकड़ नहीं सकती थी। प्रदेश प्रमुख उदय सिंह भी उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। सोचा नहीं था कि आकर्ष इस तरह से हमें धोखा देगा। प्रदेश प्रमुख ने उसकी इतनी मदद की, लेकिन आखिरी समय पर वह गायब हो गया। अभी तक उसके आने का कुछ भी अता पता नहीं है। आपको इसके लिए उसे सजा देनी चाहिए, एल्डर आशुतोष ने प्रदेश प्रमुख को भड़काने की कोशिश की। आपको कैसे पता है कि आकर्ष नहीं आएगा? वैसे भी जो स्थिति बनी हुई थी उसके साथ उसका प्रदेश से जाना ही सबसे सही रास्ता था। साहस तो मूर्ख व्यक्ति के पास भी होता है, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि मूर्ख व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। साहस और समझदारी दोनों मिलकर ही एक योद्धा को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, और आकर्ष के पास यह दोनों है। इसीलिए वह सही मौके पर प्रदेश छोड़कर गया। वैसे भी आप सिर्फ अब आरोप लगा सकते हैं। जब आकर्ष आपके सामने था तब तो आपने कुछ भी नहीं किया था, एल्डर उद्धव ने गंभीर स्वर में कहा। वह शुरुआत से आकर्ष के पक्ष में थे तो उसके खिलाफ कुछ कैसे सुन सकते थे? पर उनके शब्द एल्डर आशुतोष को गुस्सा दिलाने का काम कर गए। वह कुछ कहने वाले ही थे कि तभी प्रदेश प्रमुख ने दोनों को समझाते हुए कहा, बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। यह हमारा महल नहीं है। आपकी इस हल्की सी नोकझोंक का कोई और फायदा उठा सकता है। ऐसा हुआ तो कीमत नव प्रदेश को चुकानी होगी। आकर्ष पर मुझे विश्वास है। उसने आने का वादा किया था तो वह आएगा। सवाल बस यह है कि कब।